6 फरवरी 2023। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन एनर्जी वीक के दौरान देश के 11 राज्यों के कुछ स्पेसिफिक पेट्रोल पंपों पर E20 पेट्रोल का उद्घाटन करते हैं। और पिछले साल अचानक देश भर में इथेनॉल यानी E20 पेट्रोल रोल आउट कर दिया जाता है। इसमें 80% पेट्रोल होता है और 20% एथेनॉल। लेकिन हालात ऐसे बना दिए गए कि लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा। न चाहते हुए भी आपको अपनी गाड़ी में, अपने बाइक में E20 पेट्रोल डलवाना ही पड़ेगा। धीरे धीरे सोशल मीडिया पर कंप्लेन की बाढ़ आने लगी। कई लोगों ने दावा किया कि उनकी कार की माइलेज कम हो गई, कुछ ने इंजन परफॉर्मेंस पर सवाल उठाए, तो कुछ ने फ्यूल सिस्टम में दिक्कत आने की बात कही। देखते ही देखते यह प्रॉब्लम पूरे देश में फैल गया। लोगों ने पूछना स्टार्ट किया, आखिर उनके पेट्रोल टैंक में ऐसा क्या बदला है कि उन्हें अपनी कार में इस तरह की प्रॉब्लम दिखाई देने लगी। जैसे जैसे ये कंप्लेन बढ़ती गई, वैसे वैसे जुमला साफ समझ में आने लगा। तब गलती मानने की जगह सरकार अपनी बातों पर और भी डट जाती है। इससे भी हैरानी की बात यह है कि इस सबका सबसे बड़ा फायदा सरकार में बैठे एक पावरफुल यूनियन मिनिस्टर, जिनके 2 बेटे इथेनॉल बनाने वाले शुगर प्लांट के मालिक हैं। दूसरी तरफ इसका सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है आम जनता को। सबसे पहले ये समझते हैं कि एथेनॉल बनता कैसे है। इंडिया में एथेनॉल मेनली शुगर केन, कॉर्न और राइस जैसे एग्रीकल्चर क्रॉप से बनाया जाता है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा इफिशिएंट माना जाता है शुगर केन, क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर की क्वालिटी ज़्यादा होती है। इस वजह से एथेनॉल बनाना रिलेटिवली आसान होता है और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कॉर्न और राइस से भी एथेनॉल बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें पहले स्टेज को शुगर केन में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसलिए इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। लेकिन बात करें शुगर केन की, तो सबसे पहले शुगर केन को क्रश करके उसका जूस निकाला जाता है। कई बार शुगर बनाने के बाद बचा हुआ सीड यूज किया जाता है। इसके बाद जूस में यीस्ट मिलाया जाता है। यीस्ट शुगर को कन्वर्ट करके एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। लेकिन इस स्टेज पर एथेनॉल अभी फ्यूल के लायक नहीं होता, इसलिए इसे डिस्टिलाइजेशन और प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिससे हाई प्रायोरिटी एथेनॉल तैयार होता है। इसी एथेनॉल को बाद में पेट्रोल के साथ मिक्स करके E10 और E20 फ्यूल बनाया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि एथेनॉल वही टाइप का अल्कोहल है जो ड्रिंक में भी पाया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि फ्यूल के लिए बनाए गए एथेनॉल को पीने लायक नहीं रखा जाता। इसमें मेथेनॉल और डेंट्यूरिंग जैसे केमिकल मिलाए जाते हैं ताकि इसका मिसयूज न हो। और साइंटिस्ट के मुताबिक एथेनॉल पेट्रोल के साथ आसानी से मिक्स हो जाता है और एक ऑक्सीजनेट की तरह काम करता है। मतलब एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स में पहले से ऑक्सीजन होती है, जो इंजन के अंदर फ्यूल को और इफिशिएंटली बर्न होने में हेल्प करती है। इससे कंबूशन ज़्यादा कंप्लीट होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जैसे कुछ पोल्यूशन कम निकल सकते हैं। इसी वजह से कई देश पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंड करते हैं। नीति आयोग रिपोर्ट के मुताबिक शुगर केन से बने एथेनॉल का ग्रीन हाउस गैस इमिशंस पेट्रोल के मुकाबले लगभग 65% कम हो सकता है। वही कॉर्न बेस्ड एथेनॉल में ये रिड्यूस करीब 50% तक बताया गया है। इसी इफिशिएंसी रिसर्च के बेस पर सरकार का मानना है कि एथेनॉल ब्लेंड से पोल्यूशन कम हो सकता है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट घटाए जा सकते हैं और फ्यूल को धीरे धीरे सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। और पेट्रोल बनाने के लिए क्रूड ऑयल की ज़रूरत होती है और इंडिया अपनी ज़रूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल दूसरे देश से इंपोर्ट करते हैं। इस इंपोर्ट पर हर साल लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। यही एथेनॉल की बात करें, इसे देश के अंदर ही बनाया जा सकता है। अब जैसा कि मैंने बताया, एथेनॉल गन्ने, मक्का और कुछ अन्य एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से बनाया जाता है, जिससे फार्मर्स की इनकम बढ़ सकती है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। सरकार का कहना है कि यदि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाए तो भारत की क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी भी कम हो सकती है, यानी फॉरेन कंट्री से होने वाले ऑयल इंपोर्ट कम हो सकता है। इंडिया में इथेनॉल ब्लेंड कोई नई पॉलिसी नहीं है। इसकी शुरुआत जनवरी 2003 में हुई थी।
जब पेट्रोल में सिर्फ 5% एथेनॉल यानी E5 मिलाया जाता था। अगले 10 सालों में भी इस प्रोग्राम की स्पीड बहुत कम थी। 2014 तक एवरेज एथेनॉल ब्लेंड सिर्फ 1.5% तक ही पहुंच पाई थी और 2014 में बीजेपी के सरकार आने के बाद इसे 1.5 से बढ़ाकर 5% कर दिया गया। फिर 2018 में टारगेट रखा गया कि 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल यानी E20 ब्लेंड किया जाएगा, लेकिन बाद में इस टारगेट को 5 साल पहले ही यानी 2025 में ही रोल आउट कर दिए गए पूरे देश में। पहली नज़र में ये सब कुछ बिल्कुल सही लगता है, लेकिन कागज़ पर अच्छी दिखने वाली हर पॉलिसी जरूरी नहीं कि ग्राउंड रियलिटी में भी उतनी इफ़ेक्टिव हो। यह इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उसे लागू कैसे किया गया। क्या हमारी गाड़ियाँ E20 के लिए तैयार थी? क्या पेट्रोल पंपों की व्यवस्था E20 के लिए पर्याप्त थी? क्या लोगों को E20 के बारे में पर्याप्त जानकारी दी गई? और जिन लोगों को पता भी है कि E20 क्या है, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि उनके पास जो गाड़ियां हैं वो E20 कंफर्टेबल ही नहीं है। क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर ऑटोमोबाइल कंपनी ने अप्रैल 2023 से पेट्रोल व्हीकल को E20 कंफर्टेबल बनाना शुरू किया। इन गाड़ियों में इंजन और फ्यूल सिस्टम के कुछ पार्ट ऐसे मटेरियल से बनाए गए हैं जो एथेनॉल के साथ लंबे समय तक भी सेफली काम कर सके। लेकिन पुरानी गाड़ियों में E20 यूज करने पर माइलेज थोड़ी कम हो सकती है और कुछ केस में फ्यूल सिस्टम के रबर पार्ट पर भी असर पड़ सकता है। सच तो यह है कि एथेनॉल और पेट्रोल दोनों फ्यूल है, लेकिन दोनों की एनर्जी एक जैसी नहीं होती। पेट्रोल के मुकाबले एथेनॉल में लगभग 30 से 35% कम एनर्जी होती है। इसका मतलब है कि अगर एनर्जी को उतना ही पावर चाहिए तो उसे थोड़ा ज़्यादा फ्यूल बर्न करना पड़ेगा। इसी वजह से E20 पेट्रोल पर कई गाड़ियों की फ्यूल इफिशिएंसी यानी माइलेज कम हो जाती है। ऑटोमोबाइल कंपनी के मुताबिक 2023 के बाद यानी E20 कंफर्टेबल गाड़ियों में माइलेज का फ़र्क आमतौर पर 3% के आसपास हो सकता है, क्योंकि इन गाड़ियों के इंजन और फ्यूल सिस्टम को E20 को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। नीति आयोग के मुताबिक E20 के लिए स्पेशली कैलिब्रेटेड गाड़ियों में माइलेज का फ़र्क आमतौर पर सिर्फ 1 से 2% तक ही होता है। वहीं पुरानी गाड़ियाँ जो सिर्फ E10 फ्यूल के लिए डिज़ाइन की गई थी, उनमें माइलेज लगभग 7% तक कम हो सकती है। क्या रियल लाइफ में भी माइलेज सिर्फ 1 से 2% तक कम हो रही है? कई व्हीकल ऑनर का जवाब है नहीं। उनका कहना है कि रियल लाइफ कंडीशन में E20 पेट्रोल के बाद माइलेज ऑफिशियल फिगर से कहीं ज़्यादा कम हो रही है। इस बात को लोकल सर्कल के एक सर्वे में भी देखा गया। इस सर्वे में 36,000 से ज़्यादा लोग ने हिस्सा लिया। सर्वे के मुताबिक हर 3 में से 2 व्हीकल ऑनर का कहना है कि E20 पेट्रोल के बाद उनकी गाड़ी का माइलेज कम हो गई है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि 44% लोगों ने क्लेम किया कि उनकी गाड़ी की माइलेज 10% से भी ज़्यादा गिर गई। लेकिन सरकार इस बात का जवाब देते हुए ब्राज़ील का एग्जाम्पल देते हैं। सरकार का कहना है कि ब्राज़ील में आज E27 फ्यूल यानी 27% इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल कई सालों से यूज हो रहा है और वहाँ टोयोटा, हुंडई जैसी गाड़ी वही ऑटोमोबाइल कंपनी अपनी गाड़ियाँ बनाती है और बेचती है। इंडिया में भी मौजूद है। सरकार का दावा है कि ब्राज़ील में इस तरह के बड़े इंजन या कंफर्टेबल इशू देखने को नहीं मिले, लेकिन ब्राज़ील की कहानी थोड़ी अलग है। ब्राज़ील में इथेनॉल ब्लेंड की शुरुआत 1975 में ऑयल क्राइसिस के बाद नेशनल अल्कोहल प्रोग्राम के थ्रू की थी। इसके बाद इथेनॉल का परसेंटेज एक ही बार में नहीं बढ़ाया गया। पहले E10, फिर E20, उसके बाद E22, E25 और धीरे धीरे E27 तक पहुंचने में देश को कई दशक लगे। इस दौरान सिर्फ फ्यूल ही नहीं बदला, ऑटोमोबाइल कंपनी ने भी अपने इंजन और फ्यूल सिस्टम को इथेनॉल के हिसाब से डेवलप किया। इकोसिस्टम तैयार किया गया जो अलग इथेनॉल ब्लेंड के साथ आसानी से चल सके। आज ब्राज़ील में ज़्यादा नए व्हीकल इसी
टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। यानी सरकार का कहना कि अगर ब्राज़ील E27 पर सक्सेसफुल चल सकता है तो इंडिया भी E20 को अडॉप्ट कर सकता है। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि ब्राज़ील को इस ट्रांजिशन में लगभग 50 साल लगे, जबकि इंडिया ने E5 से E20 तक का सफ़र काफ़ी कम समय में तय किया। इसी वजह से ब्राज़ील और इंडिया की सिचुएशन को सीधा कंपेयर करना आसान नहीं है। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि E20 सही है या गलत, सवाल यह है कि क्या इंडिया इस बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार था? क्योंकि एक तरफ सरकार कहती है कि पॉल्यूशन कम होगा, क्रूड ऑयल इंपोर्ट घटेगा और किसानों की इनकम बढ़ेगी। दूसरी तरफ लाखों व्हीकल ओनर माइलेज कम होने, इंजन परफॉर्मेंस और कंफर्टेबल जैसी समस्याओं की शिकायत कर रहे हैं। एक्सपर्ट भी यही कहते हैं कि एथेनॉल ब्लेंड अपने आप में गलत पॉलिसी नहीं है, लेकिन किसी भी पॉलिसी की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कितने प्लानिंग, ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक अवेयरनेस के साथ लागू किया जाता है। अगर लोगों की गाड़ियां तैयार नहीं थी, अगर फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तैयार नहीं था और अगर कंज्यूमर को क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई तो सवाल उठाना बिल्कुल स्वाभाविक है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या E20 भारत के एनर्जी फ्यूचर की तरफ एक ज़रूरी कदम है या फिर इतनी जल्दी किए गए रोल आउट लाखों लोगों पर थोपा गया एक अधूरी एक्सपेरिमेंट? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। सवालों से ही सच की राह निकलती है। खामोशी में अक्सर हर बात बदलती है। जो दिख रहा है ज़रूरी नहीं वह पूरा सच हो। इसलिए हर खबर को परखिए, क्योंकि सोच बदलती है तभी देश बदलता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं सुधीर और आप देख रहे थे सुधीर स्कोप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।